जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेसीसी ऑफिशियल। तो आज हम बाबू क्लास टेंथ का जो भूगोल है, टेंथ का भूगोल है, ज्योग्राफी चैप्टर 1 है। एक का क नहीं है अभी ये, ठीक ना। चैप्टर 1 ही है, भारत संसाधन एवं उनका उपयोग है, ठीक ना। इसका हमने VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को इस पार्ट में कवर करेंगे, ठीक ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा। चलिए पहला प्रश्न है बाबू कि संसाधन होते नहीं हैं बनते हैं, ये किनका कथन है। संसाधन होते नहीं बनते हैं किनका कथन है, जल्दी से बताइए। आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुंदरलाल बहुगुणा, जिम्मरमैन, संदीप पांडे। 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए बाबू। तो चलिए इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी जिम्मरमैन ने ये कहे थे कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा। कहता है मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाली सभी जीव जंतु वस्तु एवं पदार्थ कहलाती है। क्या कहलाती है? संसाधन, नियोजन, पर्यावरण या इनमें से सभी है। तो हम सभी जानते हैं मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तु एवं पदार्थ संसाधन कहलाती है। क्या कहलाती है? संसाधन। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता उत्पत्ति के आधार पर संसाधन होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन होते हैं। आपका ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो जल्दी से बताइए बाबू। तो बाबू इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन होते हैं, पहला और दूसरा कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है धातु एवं अधातु किस खनिज के उदाहरण है। धातु एवं अधातु। आपका ऑप्शन ए है जैव संसाधन, ऑप्शन बी है अजैव संसाधन, ऑप्शन सी है नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन डी है अनवीकरणीय संसाधन। तो प्यारे बच्चे जल्दी से बताइए धातु एवं अधातु किस संसाधन के उदाहरण है। तो बाबू धातु और अधातु क्या होता है? निर्जीव पदार्थ होता है, और निर्जीव पदार्थ जो है अजैव संसाधन से संबंधित रखता है, इसलिए आपका बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक ना। अजैव संसाधन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न है बाबू। कहता है कि निम्नलिखित में से किस संसाधन में सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, ठीक ना। आपका ऑप्शन ए है नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन बी है अनवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन सी है जैव संसाधन, ऑप्शन डी है अजैव संसाधन। तो बाबू सजीवों के सभी लक्षण किसमें मौजूद होते हैं? जैव संसाधन में होते हैं, ठीक ना। ये क्या होगा? ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। जैव संसाधन में सजीवों के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है ये, देखिए। कहता है स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है। आपका ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। जल्दी से बताइए। स्वामित्व के आधार पर बाबू संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में बांटा गया है। आप कमेंट करके बताइएगा। 1, 2 हम बता देते हैं। 1 नंबर में मान लीजिए व्यक्तिगत संसाधन है, 2 नंबर में सामुदायिक संसाधन है, और 2 को आप लोग बताइएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे, ठीक ना। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। इनका प्रासंगिक
विचार है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है बाबू। आपका ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो जल्दी से बताइए बाबू इस क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। इसका आंसर क्या होने वाला है जल्दी बताइए। ये प्रासंगिक विचार जो है बाबू महात्मा गांधी जी ने बोले थे। महात्मा गांधी जी बोले थे कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा महात्मा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नर्मदा बचाओ अभियान संबंधित है। नर्मदा बचाओ अभियान संबंधित है, किससे संबंधित है बाबू जल्दी बताइए। ऑप्शन ए है सुंदरलाल बहुगुणा से, ऑप्शन बी है संदीप पांडे से, ऑप्शन सी है मेधा पाटेकर से, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी से। जल्दी बताइए। तो चलिए इसका सही आंसर किया जाए। इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू मेधा पाटेकर से, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन फिर आया है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सुंदरलाल बहुगुणा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है। सुंदरलाल बहुगुणा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है। आपका ऑप्शन ए है नर्मदा बचाओ अभियान, ऑप्शन बी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी है चिपको आंदोलन, ऑप्शन डी है सविनय अवज्ञा आंदोलन। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। तो बाबू सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो आपको चिपको आंदोलन से संबंधित है। कौन से आंदोलन से? चिपको आंदोलन से। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, बाकी असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन ये महात्मा गांधी के हैं, महात्मा गांधी जी के हैं। ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। और नर्मदा बचाओ अभियान तभी बतेवे किए हैं बाबू आपको मेधा पाटेकर से संबंधित रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। कहता है पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम कहाँ विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक ना, पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम कहाँ विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। आपका ऑप्शन ए है स्कॉटहोम में, ऑप्शन बी है ब्राजील में, ऑप्शन सी है जोहान्सबर्ग में, ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क में। जल्दी से बताइए बाबू। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, स्कॉटहोम में हुआ था। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्कॉटहोम में विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था। अब लीजिए, अब पूछ दिया है कि कब हुआ था। स्कॉटहोम में तो हुआ था, स्टॉकहोम में, लेकिन कब हुआ था ये हमको बताना है। आपका ऑप्शन ए है 1970 में, 1971 में, 1972 में या 1975 में। जल्दी बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1972 ईस्वी में हुआ था स्टॉकहोम में। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 12। ठीक ना, कहता है कि जीवाश्म ईंधन किस संसाधन के उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन किस संसाधन के उदाहरण है। आपका ऑप्शन ए है नवीकरणीय, बी है अनवीकरणीय, सी है जैव संसाधन, डी है अजैव संसाधन। जल्दी से बताइए। तो बाबू ये आपका अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण हो जाएगा। ठीक ना, अनवीकरणीय संसाधन को पुनः पूरा होने में बहुत समय लगता है, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है। ठीक ना, इसलिए जीवाश्म ईंधन क्या हो जाएगा, और नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा, 13 नंबर प्रश्न। कहता है पवन ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। पवन ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। आपका ऑप्शन है बाबू ए नंबर में मानवीकृत है, और नवीकरणीय है, नवीकरणीय है या अजैव संसाधन है। जल्दी से बताइए। तो बाबू इसका सही आंसर जो होगा ये नवीकरणीय संसाधन को जाएगा।
क्या जाएगा? नवीकरणीय संसाधन मतलब क्या होता है कि हम वो ऐसा संसाधन जिसको पुनः पूर्ति कर सकते हैं, ठीक ना, इसे नवीकरणीय कहते हैं। तो इसलिए पवन ऊर्जा को हम फिर से पुनः पूर्ति कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नवीकरणीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न बाबू, 14वां प्रश्न कहता उपयोगिता के आधार पर संसाधन होते हैं। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कई प्रकार के होते हैं? आपका ऑप्शन ए है 1 प्रकार, ऑप्शन बी 2 प्रकार, ऑप्शन सी 3 प्रकार, ऑप्शन डी 4 प्रकार। चलिए जल्दी से बताइए। चलिए बाबू इसका आंसर कीजिए। बीच बीच में लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा बाबू, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उपयोगिता के आधार पर बाबू आपका संसाधन जो है ना वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है नवीकरणीय संसाधन, एक होता है अनवीकरणीय संसाधन, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य, ठीक ना, चूना एवं पाइराइट जैसे खनिजों में धनी है? यानी कौन ऐसा भारत का राज्य है जिसमें चूना पत्थर ज़्यादा मिलता है और पाइराइट ज़्यादा मिलता है? आपका ऑप्शन ए है बिहार, बी है झारखंड, सी है अरुणाचल प्रदेश, डी है राजस्थान। जल्दी से बताइए। तो बाबू इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार ही है, इसमें हम लोगों को चूना पत्थर और पाइराइट जैसे खनिज ज़्यादा संख्या में मिलता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 है बाबू। कहता अरुणाचल प्रदेश में किस संसाधन की प्रचुरता है? यानी कि अरुणाचल प्रदेश में किस प्रकार की संसाधन ज़्यादा मात्रा में मिलता है? आपका ऑप्शन ए है पवन ऊर्जा है, ऑप्शन बी जल संसाधन है, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा है, ऑप्शन डी खनिज संसाधन है। जल्दी से बताइए बाबू क्या होगा। तो बाबू इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा जल संसाधन। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन की प्रचुरता ज्यादा है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है बाबू कि निम्नलिखित में किन राज्यों में सौर ऊर्जा के साथ साथ पवन ऊर्जा की भी प्रचुरता है? कौन ऐसा भारत का राज्य है जहां सौर ऊर्जा के साथ साथ पवन ऊर्जा भी अधिक संख्या में, अधिक मात्रा में मिलता है? संख्या में नहीं, अधिक मात्रा में मिलता है। आपका ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है राजस्थान। चलिए ऑप्शन में आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान में सौर ऊर्जा के साथ साथ पवन ऊर्जा की भी प्रचुरता ज़्यादा है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न कहता प्रति वर्ष पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बाबू, बहुत ही बेहतरीन। ऑप्शन ए है 5 जून, बी है 5 मार्च, सी है 5 अप्रैल, डी है 5 सितंबर। जल्दी से बताइए। तो बाबू हम लोग प्रति वर्ष जो है 5 जून को ही पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा, ठीक ना। कहता है संसाधन के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसने वकालत किया था? संसाधन के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या वकालत किया था? आपका ऑप्शन ए है स्टॉकहोम ने किया था, ऑप्शन बी है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया था, ऑप्शन सी है क्लब ऑफ रोम ने किया था, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बाबू इसका सही जो आंसर है वो क्लब ऑफ रोम हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लब ऑफ रोम ने संसाधन के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले वकालत किया था, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है 20 नंबर प्रश्न है, संसाधन के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम वकालत कब की गई थी? अच्छा किसने किया था ये भी क्वेश्चन हम दे दिए बाबू, और कब किया गया था ये क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आपका ऑप्शन ए है 1960 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1965 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1967 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1968 ईस्वी में।
जल्दी से बाबू इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर जो है बाबू वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम ने इनकी वकालत की थी। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न बाबू, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, यानी भी आई बोल सकते हैं इसको, तीन को भी दे दिए हैं। ठीक ना, 21 नंबर प्रश्न कहता है स्मॉल इज ब्यूटीफुल किन की रचना है? तो हम सभी जानते हैं स्मॉल इज ब्यूटीफुल है सुमशेर या सुमाकर। इसी का नाम क्या है? सुमाकर। 12th के जब ज्योग्राफी पढ़िएगा उसमें सुमाकर दिया हुआ है, सुमाकर दिया हुआ है, यहाँ सुमशेर किया गया है। ठीक ना, तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल किन की रचना है? सुमशेर की रचना है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 22 नंबर, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक कब प्रकाशित हुई? बहुत बढ़िया प्रश्न है बाबू। स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो पुस्तक है वो कब प्रकाशित हुई? इससे पहले पढ़े किसने, किन की रचना है? तो सुमशेर की रचना है। ठीक ना, तो आपका ऑप्शन ए है 1968, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1974। ठीक ना, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, डी फॉर देवसेना हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23 कहता है स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक में किन से संबंधित विचार जो है प्रकाशित हुए हैं? स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक में किन से संबंधित विचार प्रकाशित हुए हैं? तो आपका ऑप्शन ए है सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित, मेधा पाटेकर, महात्मा गांधी या सुमशेर। ये सुमशेर की पुस्तक ही है। ये इन्होंने बाबू महात्मा गांधी से संबंधित इनमें विचार प्रकाशित हुए हैं। ठीक ना, एक और है हमारा साझा भविष्य, इस पुस्तक में भी, इसमें भी रिपोर्ट, ये सब रिपोर्ट है, इसमें भी महात्मा गांधी से संबंधित विचार प्रकाशित हुए। वो सब क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। ठीक ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक ना, महात्मा गांधी से संबंधित विचार को प्रकाशित किया गया था इस स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक में। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 24 नंबर, ब्रुटलैंड कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? ब्रुटलैंड रिपोर्ट की कमीशन कब प्रकाशित हुई? आपका ऑप्शन है 1972, 1974, 1987, 1993। जल्दी से बताइए। तो बाबू इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 1987 में ब्रंटलैंड बोलिए, ब्रंटलैंड किताब में आपको लिखा है ब्रंटलैंड कमीशन बोलिए या ब्रुटलैंड कमीशन बोलिए। ठीक ना, ये आपका जो है 1987 में प्रकाशित हुआ था। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए, आवर कॉमन फ्यूचर 25 नंबर प्रश्न, आवर कॉमन फ्यूचर ठीक है क्या है? ये क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट है, रियो कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट है या ब्रुटलैंड कमीशन की रिपोर्ट है? इनमें से कोई नहीं है। जल्दी बताइए क्या है? आवर कॉमन फ्यूचर किसका रिपोर्ट है? जल्दी से इसका बाबू आंसर बताइए। आवर कॉमन फ्यूचर क्या है? ब्रंटलैंड रिपोर्ट की ये कमीशन की रिपोर्ट थी। ठीक ना, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बाबू 26 नंबर ये रहा, कहता प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ठीक ना, अभी तक बाबू कुल मिलाकर के 3 पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ है। ठीक ना, तब आपको हम अभी बता देते हैं। तो बाबू सबसे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है, जो रियो डी जेनेरो जो कहाँ है? ब्राजील है। देख लीजिए ब्राजील है, ये 1992 में आयोजित हुआ था। याद रखिएगा बढ़िया से। ठीक ना, यानी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो ब्राजील में 1992 में क्या हुआ था? आयोजित किया गया था। ठीक ना, अब आइए न्यूयॉर्क की बारी है। ये द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1997 में। इसी को हम लोग +5 सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं,
क्योंकि 92 के बाद 97 में हुआ था, ठीक न। जोहान्सबर्ग, आइए देखिए जोहान्सबर्ग जो है ये तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था यहाँ 2002 ईस्वी में, 2002 ईस्वी में हुआ था ये, ठीक न। तीनों याद रखिएगा बढ़िया से। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो ब्राजील में 1992 में हुआ था। न्यूयॉर्क में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1997 में, और जोहान्सबर्ग में 2002 में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था, ठीक ना। सभी क्वेश्चन इसमें हम कर दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न वही जो बताए थे इससे पहले वाला वही है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित की गई थी, तो बाबू 1992 में किया गया था। 1997 में, यहाँ इसको फर्स्ट लिख लीजिए, 1997 में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को लिखिए, 2002 में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन को लिख लीजिए, ठीक ना, याद रहेगा आप लोगों को। चलिए तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए सब क्वेश्चन जो हम जितना डिटेल से बता दिए सब क्वेश्चन आगे लेकर आए हैं। 28 नंबर प्रश्न कहता है +5 सम्मेलन कहा जाता है, तो बाबू द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को +5 सम्मेलन कहा जाता है, ठीक ना, ठीक ना। बाद बाकी ये क्योटो सम्मेलन है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, क्योटो सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, क्योटो सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, जल्दी बताइए। आपका ऑप्शन ए है जून 1997, दिसंबर 1997, अक्टूबर 1997, जनवरी 1997। तो बाबू ये दिसंबर 1997, बी फॉर बाहुबली हो जाएगा। दिसंबर 1997 में क्योटो सम्मेलन आयोजित किया गया था, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा 30 नंबर प्रश्न, ठीक ना। देखिए इस चैप्टर से जितना VVI क्वेश्चन है इससे बेसिक कहीं नहीं है, ठीक ना। इतना पढ़ लीजिए, यही काफ़ी है आपके लिए, कहीं भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन है क्योटो सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था। आपका ऑप्शन ए है 150, ऑप्शन बी 159, ऑप्शन सी 165, ऑप्शन डी 155। तो बाबू इसका सही आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। 159 देश जो है वो क्योटो सम्मेलन में भाग लिए थे, जिसमें 6 गो गैस पर सहमति बना था। ये सभी क्वेश्चन आगे है, ये है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए वही क्वेश्चन आगे देखिए। 31 नंबर प्रश्न में कहता है क्योटो सम्मेलन में कितने गैसों को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार माना गया है। बहुत बढ़िया प्रश्न है बाबू, ठीक ना। आपका ऑप्शन है 2 गैसों पर, 4 गैसों पर, 6 गैसों पर या 8 गैसों पर। कुल मिलाकर 6 गो गैसों पर क्या बना था, सहमति बना था कि ये सब गैस है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न कहता है कोयला किस प्रकार का संसाधन है, जल्दी बताइए। आपका ऑप्शन ए है अनवीकरणीय, ऑप्शन बी है नवीकरणीय, ऑप्शन सी है जैव, ऑप्शन डी है अजैव। जल्दी से बताइए। तो बाबू इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, और नवीकरणीय संसाधन है। कोयला, पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन सब क्या है, और नवीकरणीय संसाधन है। आगे बढ़ा जाए। आइए 33 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। कहता है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। इससे पहले हमने पवन ऊर्जा का क्वेश्चन लिया है, जो पवन ऊर्जा का आंसर होगा वही सौर ऊर्जा का आंसर होगा। लेकिन यहाँ आपका ऑप्शन हम अलग चेंज कर दिए हैं, ठीक ना। ऑप्शन ए है मानवकृत, ऑप्शन बी है पुनः प्रति योग्य, ऑप्शन सी है अजैव, और ऑप्शन डी है चक्रीय। तो बाबू यही पुनः प्रति योग्य संसाधन को ही हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, ठीक ना। देखते हैं ऑप्शन अलग कर दिया गया था, तो घर बनाइएगा नहीं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौंतीस नंबर प्रश्न, ठीक ना। कहता है तट रेखा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो आपका ऑप्शन ए है 100 nm, ऑप्शन बी है 200 nm, ऑप्शन सी है 150 nm, ऑप्शन डी है 250 nm। तो बाबू आपका सही जो आंसर है वो बी फॉर बाहुबली हो जाएगा, ऑप्शन बी 200 nm क्षेत्र तक अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
35 नंबर प्रश्न कहता डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, किससे संबंध है? तो सब जानता है बाबू, संसाधन के अनियोजित विदोहन से है। संसाधन के अनियोजित विदोहन से है। ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न कहता है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है, ठीक ना। आपका ऑप्शन ए है 10.2 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 15.5 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 12.2 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 19.2 किलोमीटर। तो बाबू आपका सही आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, डी फॉर देवसेना, 19.2 किलोमीटर में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सैंतीसवां नंबर क्वेश्चन बहुत ही है बढ़िया। मॉन्ट्रियाला समझौता कब हुआ था? मॉन्ट्रियाला समझौता कब हुआ था? आपका ऑप्शन ए है 1987, ऑप्शन बी है 1997, ऑप्शन सी है 1993, ऑप्शन डी है 1995। जल्दी बताइए। इसका सही आंसर बाबू ऑप्शन ए हो जाएगा, 1987 में हुआ था मॉन्ट्रियाला समझौता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए ये क्या आ गया इस स्लाइड पर, यानी इसमें हम सब में डिटेल से ही लिख दिए हैं बाबू क्योटो सम्मेलन के बारे में, ठीक ना। और कहता है क्योटो सम्मेलन जो है दिसंबर 1997 ईस्वी में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो शहर में सम्मेलन आयोजित हुआ था, ठीक, जिसमें 159 देशों ने भाग लिया था। ये सब क्वेश्चन बाबू हम सब ऑब्जेक्टिव में दे दिए हैं। इसमें 6 को गैस देख लीजिए, 6 गैस का नाम दिया हुआ है। 6 गैस को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मानते हुए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मानते हुए, ठीक ना, इसके उपयोग में कटौती पर सहमति बना था। आइए आप देखिए कौन सा देश कितना कटौती किया है, ठीक ना, उसको देखते हैं। कहता जहां यूरोपीय संघ जो है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 8%, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 7%, जापान 6% की कटौती पर सहमत हुए। इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। ये तो क्योटो सम्मेलन हो गया। इसके बाद हमने देख और क्या किए हैं, आगे आइए आगे दिखाते हैं आपको। चलिए देखिए एजेंडा 21 यानी कार्यक्रम 21 को भी बढ़िया से दर्शा दिए हैं, यहाँ लिख दिए हैं कि एजेंडा 21 जो है ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास के तत्वाधान में रियो डी जेनेरो सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत 800 पृष्ठीय एक घोषणा पत्र है, जिसमें सतत विकास को प्राप्त करने के लिए 21 कार्यक्रमों को स्वीकृत किया गया, ठीक ना। इस एजेंडा 21 को गठित करने हेतु सभी देशों को निर्देश दिए गए तथा इस पर होने वाली खर्च के वहन हेतु विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना की गई थी। ये आपका कार्यक्रम 21 है, पूरे डिटेल से ही इसमें हम आपको बता दिए हैं, ठीक ना। आइए इसके बाद और एक स्लाइड होना चाहिए, ठीक ना। आइए यहाँ देखिए, इसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन को हम दर्शाए हैं कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 3 से लेकर के 14 जून 1993 को, ठीक ना, रियो डी जेनेरो में किया गया था, जिसमें विकसित एवं विकासशील देशों ने लगभग 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक। इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता, कार्यक्रम 21 देख लीजिए, कार्यक्रम 21 एवं रियो घोषणा पत्र पर समझौता किया गया था, ठीक। आइए आप द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन देख लेते हैं। कहता इसका आयोजन जो है बाबू 23 से लेकर के 27 जून 1997 को न्यूयॉर्क में प्रथम सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष बाद हुआ था, इसलिए इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। समझ गए ना, जो आपको सब इसमें ऑब्जेक्टिव हम लेके दिए थे, तो ये पढ़ लीजिएगा, तो इसमें जितना बन सकता ऑब्जेक्टिव सब बन जाएगा आपको। आइए आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट स्लाइड है बाबू, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का था। इसका आयोजन जो है 10 वर्ष बाद 26 अगस्त से लेकर के
4 सितंबर तक 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था, ठीक ना। इस सम्मेलन में पर्यावरण संबंधी 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार करना था, ठीक ना। इस सम्मेलन का कोई परिणाम जो है वो नहीं निकल पाया बाबू, ठीक ना। इस सम्मेलन में विश्व के विभिन्न देशों से लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया है, ठीक ना। तो बाबू ये आपका पूरे अध्याय 1 को डिटेल से हम समाप्त कर दिए हैं, ठीक ना। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक।